Hey, hello, welcome back everyone and good morning to all of you guys। तो आज बात करने वाले हैं एक और शानदार से टॉपिक की। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यार, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते रहे हैं। तो एक ऑसम सा प्यारा सा क्यूट सा ये कॉन्सेप्ट है जिसके डिस्कशन आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, सो होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्वेश्चंस को देखते फोड़ डालने के लिए। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आज की जर्नी गाइस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना। आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो बात करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, इन तीन कैटेगरीज की हम यहाँ पे बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ मस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करने के लिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो हियर वी गो, लेट्स बिगिन। अच्छा, एक चीज सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि यार सर, हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बहुत थ्योरेटिकल से कंसेप्ट पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, कॉन्सेप्चुअली हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेल होता है, पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब हम कंसेप्ट को सीखते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हम पहले सेल की बात कर लेते हैं कि है क्या। देखो भाई, सेल का मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जा रहा है बेसिकली सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। सो यू कैन यूज दिस सेल एज अ डिवाइस, है ना। यू कैन राइट दिस इज ए डिवाइस, ठीक है, यूज्ड टू सप्लाई, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो, वैसे तो आपको सबको पता ही है, बस फिर भी मैं लिटिल बिट एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए बेसिकली सेल का यूज किया जाता है। और सेल को बनाने के लिए जो भी मटेरियल जिस तरीके से भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो सेल का अपने खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी सेल को बनाना है, तो आप सबको पता है, हम एक इस तरीके का एक सिंबल यूज करते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सेल। ओके, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका। इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पॉजिटिव मींस हाई पोटेंशियल पे रहेगा, नेगेटिव मींस लो पोटेंशियल पे रहेगा। तो इनके बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा हम उसको V लिख देते हैं। और सेल का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई हम सेल के साथ ही उसको हमेशा लिखेंगे इस तरीके से, आप समझना, ठीक है ना। मतलब ये छोटी सी जानकारी है। और ये इसके खुद के रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल r क्या नाम दिया जाएगा इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है,
इसको बोलेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो ये जो सेल है ना, ये जो सिंबल यहाँ पे आपको मैंने बना दिया है, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जब भी आपको कहीं भी मिलेगा तो समझ जाना एक सेल है अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो किस वजह से होता है? सेल का जो मटेरियल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मटेरियल होता है सेल के लिए, उसका जो खुद का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपली ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब चूंकि ये करंट सप्लाई करता है, ये एनर्जी सप्लाई करता है, यहां से करंट निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से कहीं जाके माइनस में जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जब भी कभी ये जो सेल होता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके टर्मिनल्स का प्लस माइनस का, ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप EMF कहते हैं, इसको आप EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यू कैन राइट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी E से डिनोट हम इसको कर सकते हैं, EMF को E से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं, किस कंडीशन में इसको EMF बोला जाएगा? जब ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना हो और इससे सप्लाई होने वाली करंट जीरो। इफ यहां से जो सप्लाई होने वाली करंट जीरो है मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। जब ये सेल किसी भी सर्किट को करंट सप्लाई ना कर रहा होगा मतलब ये करंट नहीं दे रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट है, मतलब वहां से जाने वाली करंट जीरो है। इट मींस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इसने अपनी कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करी है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF कहते हैं। इतना तो समझ सकते हो यार, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में तो आपने बहुत सारी डिटेल इसमें एनालिसिस करी होगी, सो आपने जस्ट इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका EMF है, आप इसको E से लिख सकते हो। कूल, मतलब ये इसकी इनिशियल ताकत है, एनर्जी है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाना जैसे स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, तो मैं मस्त तरीके से फील लेके आपको फील देके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ऐसा एहसास नहीं होगा कि यार आज सर आप थके थके से लग रहे हो, लाइक ऐसा नहीं नजर आएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मेरी एनर्जी कुछ मैं लॉस कर दूंगा, खर्च कर दूंगा, लाइक है ना, पढ़ा चुका हूँ 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो थोड़ा सा जो ये पढ़ाने का जो तरीका है, जो जो एनर्जी लेवल होता है वो कम हो जाता है ऑब्वियसली, मतलब हमने अपनी एनर्जी कम कर दी है। तो बैटरी के पास अभी उसने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी है, उस समय जब उसने कोई करंट सप्लाई नहीं करी है उस समय उसके पास जो EMF, उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स जो यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर कराने पे इसकी हेल्प करता है। ओके, कम ऑन। तो अब करेंगे क्या सर? देखो एक चीज और याद रखना, अब अगर इस सेल को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, ये एक सेल है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ किसी एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट कर दे, मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, इस पे नीट वगैरह में, जी वगैरह में आजकल ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने से पहले, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो सेल, इसका जो EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, अब ये करंट सप्लाई करेगा क्योंकि आपने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। देखो इसके टर्मिनल है AB, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स हैं वो AB है और वो बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिए। A टर्मिनल आपने पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया और जो B टर्मिनल है वो नेगेटिव साइड से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो भी करंट आएगी इसमें जाएगी, ठीक है, फिर इसमें जाएगी, फिर अब देखो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल A से कनेक्ट है, दूसरा B, तो इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा ऑब्वियसली, उसको बोलेंगे V। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो बैटरी के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बोल सकते हो। और बैटरी के अक्रॉस तो एक रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से जब इसमें करंट एंटर करेगी, ठीक है, ये इसकी जो एनर्जी खर्च करेगा इस करंट की, तो इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये होता है। और इसको आप निकाल सकते हो कि करंट अगर रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नॉट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट इसको अपनी एनर्जी देगी और यहां से कुछ ड्रॉप होगा एनर्जी का और फिर वो इधर जाएगी, फिर वो इस वाले रेजिस्टेंस में, जो ये इंटरनल, जब करंट इसमें जाएगी तो ये भी कुछ उसकी एनर्जी लॉस कर देता है, ये भी कुछ इसकी एनर्जी लॉस कर देता है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी, आप समझ पा रहे हो, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ एनर्जी लॉस करेगा। मतलब कहीं ना कहीं करंट यहाँ पे दो रेजिस्टेंस में हो रही है और दोनों सीरीज में, पहले यहां से निकल के इसमें जाती है फिर इसमें जाती है, तो दो रेजिस्टेंस है और इसका EMF इतना है। तो अगर आप करंट निकालने की कोशिश करोगे तो EMF है ये V/R होता है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R+R। तो इस तरीके से आप करंट वगैरह यहाँ पे बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और आपको पता है ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये यहाँ से निकाला जा सकता है ओम्स लॉ से, मतलब अगर आपको करंट रिप्लेस करनी है तो यहां पे आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो और इन दोनों का यूज करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हो। यानी कभी भी आज के बाद
इस धरती के चांद सितारों अगर कभी भी आपको किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेगा कि कैलकुलेट करो, तो बाय यूजिंग दीज टू रिलेशंस यू कैन कैलकुलेट द आर वैल्यू एंड दैट विल बी E/V-1। छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा ये फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की अगर बात करेगा तो आर यहां से निकाला जा सकता है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये उस सेल का ईएमएफ होगा और ये उसका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इनटू V/V-1। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सारी वैल्यूज गिवन होती है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बस आपने याद रखना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। मैकेनिज्म ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आएंगे यार हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। बेसिक जो जानकारी होती है, बेसिक जो नॉलेज होती है एप्लीकेशन करने की कॉन्सेप्ट की, वो तो हमें पता ही है ना। दो ही रेजिस्टेंस है तो करंट वरंट निकाल के इक्वेशन इंडिविजुअल बना के भी किया जा सकता है। अगर आप इसको भूल जाओगे तो तब भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर वो बोल देता है कि ये आइडियल है, ठीक है ना, अगर वो बोलता है ये आइडियल सेल है, तो मतलब उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाता है, ठीक है। उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, जीरो। तो बस उतनी तो बात वो नहीं करेगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप क्या बात कर रहे हो, किस तरीके से आप बात यहाँ पे कर रहे हो। ओके, तो यार थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किसी भी सेल को आप कैसे रीड करोगे। सेल का खुद का ईएमएफ, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, और अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो करंट सप्लाई करेगा। अब उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, एक तरीके से वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सर्किट को, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी हमने लेनी है बॉस अबाउट द सेल। इतनी ही जानकारी आपको काफी है, इससे ज्यादा करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे, एनसीईआरटी भी कर लेंगे, तो नो प्रॉब्लम, आपको तौर तरीके सारे तरीके पता चल जाएंगे, ठीक है। बट चूंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट बेस्ड बातें करेंगे, उन कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर ऑल वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद कंसेप्ट। हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कॉम्बिनेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आएगा आपका सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दोस्तों दूसरा आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, और तीसरा आएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो पैरेलल पे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अभी तक जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आया है। 1 बाय 1 सबको देखेंगे, सबके क्वेश्चन करेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सब कराऊंगा। ओके, तो गाइस सो बात कर लेते हैं हम जल्दी से सारे कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले सीरीज, फिर पैरेलल, फिर मिक्स्ड, ओके, और इंडिविजुअल उनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी साथ में ही सॉल्व करने वाले हैं, मचाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना कि कंसेप्ट क्या है, बेसिक से बेहतरीन से कंसेप्ट है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि अगर कुछ मैं करके आपको दिखाऊंगा, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे वहां पे, जब सारे कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे, केवीएल वगैरह अप्लाई करना हम सीख लेंगे कि एक क्वेश्चन को हम मल्टीपल वेज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना लाजमी है, वरना सबाना आजमी है। ओके, सो आप बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक होता है सेम पोलैरिटी के साथ, ठीक है, अगर ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेम पोलैरिटी, है ना, तो कैसे सर, देखो, तो यहाँ पे ये पहला सेल है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा सेल है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे आपने समझते जाना है, ठीक है। ये तीसरा सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ईएमएफ मान लो E1, रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका ईएमएफ मान लो E2, रेजिस्टेंस मान लो R2, इसका ईएमएफ मान लो E3, रेजिस्टेंस मान लो R3, इसका ईएमएफ मान लो E4, रेजिस्टेंस मान लो R4, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में वी हैव टू कैलकुलेट नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट वगैरह जो भी निकालनी है। तो सपोज करो ये ए पॉइंट है लास्ट में और ये बी पॉइंट है, इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने नेट ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो सबकी पोलैरिटी एक जैसी है, देखो, प्लस इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्ट है, फिर इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्ट है, इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्ट है, तो सबकी पोलैरिटी एक जैसी है, ठीक है, सबका प्लस इधर, सबका माइनस इधर, समझ गए लॉजिक।
तो अब हमने क्या करना है, इसको आप सेल 1 का नाम दे सकते हो, इसको सेल 2 का नाम दे सकते हो, इसको सेल 3 का नाम दे सकते हो, सेल 4 का नाम दे सकते हो एंड सो ऑन। बहुत सारे सेल्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे सारे, ठीक है ना। तो सबका ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवीएल वगैरह हमने यूज नहीं करना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि रिजल्ट यूज करके हमें डायरेक्ट सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट आपसे ईएमएफ पूछे सीरीज में तो सबको ऐड कर दो, सबकी पोलैरिटी चेक कर लेना सेम है कि नहीं है, सबको ऐड कर देंगे, बस हो गया। यही याद रखना है कि यार सर अगर सीरीज में सारे सेल सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, देन टू फाइंड देयर इक्विवेलेंट ईएमएफ वी हैव टू ऐड देम डायरेक्टली। और अगर उनका सर रेजिस्टेंस निकालना पड़े, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट निकालना पड़े, तो क्या करेंगे, तो दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड ही होते हैं डायरेक्ट, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम फंडा रहने वाला है। तो यार रेजिस्टेंस निकालो या ईएमएफ निकालो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यू हैव टू ऐड देम डायरेक्टली। सिंपल लॉजिक है, आपने बस अपने दिमाग में इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बॉस। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर करंट कितनी यहां से फ्लो कर रही होगी सर्किट में, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट कर भी दोगे तो करंट कितनी फ्लो कर रही है तो आप निकाल सकते हो, जो ई इक्विवेलेंट आपने निकाला है ओवर आर इक्विवेलेंट जो भी होगा, है ना, आर इक्विवेलेंट जो भी होगा नेट रेजिस्टेंस, तो वहां से आप करंट कैलकुलेट कर सकते है, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा आफ्टर ऑल इसका, तो उसमें केवल एक ही सेल होगा और उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, और अगर आपने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है ये उसका आर इक्विवेलेंट होगा, ये उसका ई इक्विवेलेंट होगा इस पूरे का, और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, तो यहां से जो करंट जा रही होगी वो इसमें भी जा रही होगी। आप देखो, तो यहां से जो करंट आप निकालोगे वो निकालोगे नेट ई इक्विवेलेंट निकाल लेना, और आर इक्विवेलेंट के लिए करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, दोनों में जाएगी, तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं सिंपली। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब ये तो बेसिक ही है, वही है, बस मेन था कि हाउ टू कैलकुलेट ई इक्विवेलेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, ये मेन है बस। कुल ये मेन है। ये कब है सर, ये केस 1 है, व्हेन ऑल सेल्स आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी, ठीक है, विद सेम पोलैरिटी, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो विद सेम पोलैरिटी यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। अब क्या हो गया, सेकंड केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, केस सेकंड, ठीक है। इफ एनी सेल गेट रिवर्स्ड, अगर आपने किसी एक सेल को भी रिवर्स कर दिया तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो किसी एक सेल को अगर आपने कॉम्बिनेशन में रिवर्स कर दिया, ठीक है, देखो लेट्स सी एक सेल ये रहा आपके पास, दूसरा सेल इसके अपोजिट कर दिया आपने, ठीक है, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया, आप देखना ध्यान से, ठीक है, ये आ गया ए और ये आ गया बी, दो के लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। सो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, माइनस इधर, तो इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल उधर हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड में, जबकि ये वाला सेल एज इट इज यहाँ पे जैसे यहाँ पे कनेक्टेड था, तो ये R1 हो गया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, आप देख सकते हो इस वाले सेल को मैंने रिवर्स कर दिया है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए था वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसका EMF E2 और ये R2 ले लो, तो आप देख लेंगे कौन से वाली बैटरी कौन से वाला सेल यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। अगर आपने मान लिया कि ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जब आप नेट इक्विवेलेंट निकालोगे इक्विवेलेंट, तो E1 जिसको आपने रिवर्स किया कम, उसको आपने माइनस कर देना है, तो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए जिसको आपने रिवर्स किया वो कम है, तो E1 माइनस E2 आपने करना है, मतलब उसका डिफरेंस एक तरीके से वहां पे बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट एज इट इज रहेगा, वो तो सीरीज है, तो R1 प्लस R2 रहेगा, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो R1 प्लस R2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपने ध्यान रखनी है और इसका यूज करके ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कितने कंसेप्ट हो सकते हैं, फिर उनके इंडिविजुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, पहले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, उससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन अच्छे से करना आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप उनको अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल क्वेश्चन हम वहां पे देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन भी वहां पे हम देखेंगे, और जो मैक्सिमम टाइम्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस कैटेगरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे
जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे। ओके सो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब उसका यूज होकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर कंडीशन पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मस्त तरीके से उसको अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बनाया मैंने, देखो फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया, बट इस बार सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल है। ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, एन नंबर ऑफ सेल्स मैंने यहाँ पे मान लिया सीरीज में एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, ऑल दे आर आइडेंटिकल मींस सर सबका ईएमएफ सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। देख सकते हो सबका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। और अगर इस सिचुएशन में आपसे बात करेगा, आप ध्यान से समझना, इस कंडीशन पे फोकस करना, इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स इज रिवर्स्ड, मतलब इसमें एन नंबर ऑफ जो सेल्स हैं जो एक ही पोलैरिटी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही जैसी पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, अगर उनमें से किसी को भी आपने किसी एक को, दो को, तीन को, चार को रिवर्स कर दिया, समझना लॉजिक, रिवर्स कर दिया मतलब जैसे ये सेल था इसको रिवर्स कर दिया आपने, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, एक इसको कर दिया, दो को कर दिया, या तीन को कर दिया, या एक को ही किया, तो एम नंबर ऑफ सेल्स अगर रिवर्स कर दिए तो अब उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन यानी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ऑलरेडी विद सेम पोलैरिटी कितने हैं वो लेना है, -2m है ना, इंटू ई, क्योंकि एक का पोटेंशियल जो है ईएमएफ है वो ई है, तो n माइनस 2m इंटू ई, इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट निकालेंगे। और अगर एक भी रिवर्स आप नहीं कर रहे हो और इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हो तो आपको पता है एक का ईएमएफ ई है और इन सबको ऐड करना है तो n टाइम्स ई हो जाता है। तो नंबर ऑफ सेल्स विद सेम पोलैरिटी n है और एक का पोटेंशियल ई है, सबका मतलब सेम पोटेंशियल है, सेम ईएमएफ है, तो n ई हो जाएगा। ये तब है जब सब सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट होंगे, बट अगर उनमें से किसी एक को भी रिवर्स कर दो, या दो को, या तीन को, या चार को, तो तब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, तब इक्विवेलेंट निकालेंगे आप n माइनस 2m इंटू ई, इस वाले फॉर्मूले से। सपोज करो टोटल सेल्स आपको दे रखे हैं 10 और उसमें से आपने m यानी 2 आपने रिवर्स कर दिए, ये रिवर्स कर दिए, तो यहां पे आप पुट करोगे ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो ये 10 है, -2 इंटू 2 है, इंटू एक का ईएमएफ ई है, तो 4 दैट इज 6e, तब ये आएगा। समझ गए लॉजिक, तब आपका इक्विवेलेंट ये बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा n इंटू आर, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो आप कर ही लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका यूज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस सर्किट को किसी एक्सटर्नल के साथ आप कनेक्ट कर देते हो, मतलब कैसे सर, इक्विवेलेंट निकाल लिया मान लिया आपने, और आपने किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है, ई इक्विवेलेंट कितना आया, एन ई, जब सारे सेम पोलैरिटी के साथ है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसका आर इक्विवेलेंट भी ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो यहां से आप करंट निकालेंगे, तो करंट आपको पता है नेट ईएमएफ होता है ओवर नेट रेजिस्टेंस होता है, तो नेट ईएमएफ कितना है सर, एन ई, और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर, आर प्लस दिस, तो आर प्लस दिस, और आर इक्विवेलेंट कितना है जब सेम पोलैरिटी होती है या कुछ भी हो, वो तो देखो एन आर, तो दिस इज एन आर, तो ये आप करंट यहां से निकाल सकते हैं। एन नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है, एन टाइम्स ई लेना है, और कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन टाइम्स स्मॉल आर, ठीक है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी सेल होंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन का। अगर इस केस में करंट निकालनी है कि जब एम सेल्स आपने रिवर्स कर दिए हैं तो करंट आप निकाल सकते हैं, ई इक्विवेलेंट निकाल लेना, ई इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट, तो आई आप यहां पे भी निकाल सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से आएगा, तो एन ई एन माइनस 2m इंटू ई, और आर इक्विवेलेंट एज इट इज एन आर, यानी आर प्लस एन आर। अगर किसी एक्सटर्नल सर्किट से आप इस कंडीशन को कनेक्ट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना, m इज द नंबर ऑफ सेल्स विच आर रिवर्स्ड, है ना, जिनको हमने रिवर्स कर दिया है, सिंपल। तो ये आपने ध्यान देना दोनों कंडीशन पे, तो भाई इनका यूज करके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनका आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सारी कंडीशंस है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, फिलहाल नोट्स में इनको फोकस करना है, ओके। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को करने के बाद मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मजा आने वाला है, हर टाइप के क्वेश्चन हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स्ड वाले को फिर लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके सो हियर वी गो, जैसे कि मैंने आपको बोला सबसे पहले, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, एंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी की वजह से ये लेक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सही बताऊं तो मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यही से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और जब हम किसी कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही बात करनी होती है, दैट्स व्हाई हमने सीरीज को डिस्कस करा, अब हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करने वाले
है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया, एक सर्किट यहाँ पे बना दिया, उसके थ्रू ही बात करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जब लास्ट में हम केवीएल वगैरह सीख लेंगे तब ऑसम तरीके से जितने भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के, एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड जो हो सकते हैं वो सारे मेथड हम वहां पे अप्लाई करना सीखेंगे। पहले वन बाय वन उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बात कर रहा हूं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पे 3 सेल मैंने यहाँ पे ले लिए जिनको पैरेलली मैंने कनेक्ट किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन अब आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे हर सेल, इसमें भी केस 1 आपने लेना है, केस 1 व्हेन ऑल सेल्स, ठीक है, आर, ठीक है, कनेक्टेड। ये तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, विद सेम पोलैरिटी, विद सेम पोलैरिटी, ठीक है। जब सारे सेल सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट है, देख लो कैसे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से देखो कनेक्ट है, सेम साइड में है कि नहीं, और नेगेटिव टर्मिनल इनका सेम साइड में है अलग, ठीक है। तो इनका, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्ट है, इसका भी यहां पे कनेक्ट है, इसका भी यहां पे कनेक्ट है, तो मतलब किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स। और जो नेगेटिव वाले हैं वो भी देखो इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, यहाँ पे, इसलिए इसको पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। तो इधर वाले सारे यहाँ पे कनेक्ट है, इधर वाले सारे यहाँ पे कनेक्ट है, और हर एक सेल का ईएमएफ E1 E2 मैंने अलग अलग मान लिया, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मान लिया, ठीक है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इसको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और इजीली हम उनको क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये सारे सेल्स हैं, इनका अपना अपना ईएमएफ है। लेट्स सी ये करंट यहाँ पे दे रहा है आपको I1, लेट्स सी ये करंट दे रहा है आपको I2, लेट्स सी ये जो करंट देगा आपकी I3। तो आप देख सकते हो I1 यहां से आई, I2 I3, तो तीनों करंट ऐड होके यहां से कुछ बनेगी और वो I बनेगी। लेट्स सी, तो I करंट इनमें जाएगी, इसमें तो इसमें जो करंट जाएगी और वापस वो I फिर से यहां से एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो वो जो करंट जा रही है नेट करंट जो कॉम्बिनेशन की वजह से बनेगी, यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सिंगल सेल की तरह काम कर रहा होगा, वो हमें बनाना है एक्चुअली। कैसे सर? देखो, मान लीजिए सारे के सारे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे समझो, उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, और इन सारे सेल का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और यहां से जो करंट जा रही है I, ये वाली I, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। तो ये करंट हम इसमें कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो करंट हमें पता है भाई V इक्वल टू IR होता है, तो V बाई R हो जाएगा ना। तो नेट इक्विवेलेंट E निकालना है और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट E निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दो ही है, एक एक्सटर्नल जिसमें करंट जा रही है और एक इंटरनल का इक्विवेलेंट। तो R प्लस R इक्विवेलेंट, तो यहां से तो करंट निकाली जाएगी। ये तो आपको अब दिलो दिमाग में सेट होना चाहिए भाई। देखो इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई करंट निकालने के लिए हमें टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ओके। सो कम ऑन, अब जो मिसिंग क्वांटिटी है वो क्या है कि सर हम इक्विवेलेंट E कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट E हाउ यू कैन कैलकुलेट, डायरेक्टली बता रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। केवीएल का यूज करके वी कैन प्रूफ इट, बट हमने यहाँ प्रूफ थोड़ा ही करना है, उस रिजल्ट का यूज करना है और उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। हाँ, उसको अप्लाई करना जरूर सीखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट E निकालते हैं तो E1, ध्यान से समझना, इजी तरीका बताऊंगा याद करने का। तो पहला सेल देखो, ये वाला सेल, इसी का ईएमएफ लेना और इसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, प्लस प्लस करते जाओ। दूसरे सेल को देखो, ये रहा दूसरा सेल, उसी का ईएमएफ लेना है और उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, ऐसे याद रखना वरना भूल जाओगे, ठीक है। तीसरे वाला ले लो, ठीक है, तीसरे वाला R3 से डिवाइड कर रहा है, अगर और भी होता E4 तो उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हम, एंड सो ऑन, और भी होंगे तो ऐड करते जाना। डिवाइड में हर इंटरनल रेजिस्टेंस को इनवर्सली ऐड कर दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी सेल होंगे, प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंपल है, फिर से रिपीट करता हूं। पहला सेल उसका ईएमएफ उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, दूसरा सेल उसका ईएमएफ उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, प्लस 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 करते जाओ वैसे ही। फिर डिनोमिनेटर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट E इक्विवेलेंट, है ना। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा नंबर ऑफ सेल्स का तो ऐसे निकालना है। ये केवल E इक्विवेलेंट आया, ध्यान देना, गलती हो जाती है यहाँ पे इसको देख के कि सर ये तो E/R हो गया, सर ये तो करंट आई, करंट नहीं है, ये E इक्विवेलेंट है। अब यहाँ से आपका इनका जो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3, तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो ऑल दे आर इन पैरेलल, तो यू हैव टू यूज दिस R इक्विवेलेंट
इक्वल टू वो सेम 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, वो एज इट इज निकालना है आपको, जैसे पैरेलल में हम निकालते थे, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस एक तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इनका आर इक्वलेंट आप यहां से कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, समझ गए लॉजिक। इससे जब यहां से आर इक्वलेंट आ जाएगा और ई इक्वलेंट आ जाएगा, उसको यहां पे पुट करोगे, तब जाके आपकी करंट आएगी। चांदी मेरे ध्यान से समझना, तब जाके आपकी करंट आएगी, ठीक है। तो मेन ये है, इसी पे फोकस करना है, how to calculate EMF, how to calculate R equivalent, okay? So this is the main point. तो भाई इतना इसमें याद रखना है, इसका एप्लीकेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट केस, जब सारे सेल्स सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, अगर इनमें से एक भी सेल की पोलैरिटी चेंज हो गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं, कम ऑन। उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, टेंशन मत लो, बस रुको, है ना, बस 2 मिनट का इंतजार करो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इसको केस नंबर 2 जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। तो देखो यहां पे उसने बोला इफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, अगर उसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी एक सेल को अगर आप रिवर्स कर दो, देन ये ही पॉइंट याद रखना है, देन टेक साइन ऑफ EMF इज, टेक साइन ऑफ EMF नेगेटिव, तो उसका जो साइन है वो आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है। जिसको भी आप रिवर्स करोगे उसी सेल का जो EMF होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ आपने लिखना है। कैसे, देख लो, अगर मैंने एक कॉम्बिनेशन यहां पे बना दिया, लेट्स सी एक सेल ये रहा, ठीक है, ऐसे बनाया, फिर दूसरा सेल बना दिया यहां पे, लेट्स सी इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर एक सेल और ले लिया मैंने यहां पे, ऐसे समझो आप, फिर एक सेल और ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया देखो, तो और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कहीं पे कनेक्ट कर दिया है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसका देख लो, E1 है, R1 है, ये E2 है, R2 है, ये E3 है, ये R3 और ये कैपिटल R है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब अगर आप सबको देखो, सब पैरेलल में है, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल और उसका पॉजिटिव टर्मिनल वन साइड है, और इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव इधर है, लेकिन ये वाला बीच वाला सेल देखो रिवर्स हो गया, क्योंकि इसका माइनस इधर है, प्लस इधर है। तो जब हम सॉल्व करेंगे E इक्विवेलेंट, जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे, E1 बाई उसी का रेजिस्टेंस R1, फिर प्लस E2 चूंकि रिवर्स कर दिया है तो उसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, बाई R2, बाकी प्रोसेस एज इट इज रहेगा, E3 बाई R3 डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 ही है तो 3 तक ही ऐड करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिस भी सेल को वो पैरेलल में रिवर्स करता है उसी का साइन नेगेटिव ले लेना है, बस खत्म है। 2 करेगा तो दोनों का ले लेंगे, 3 करेगा तो तीनों का ले लेंगे, समझ गया लॉजिक। और सब अगर एक ही पोलैरिटी के साथ है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से यूज करना है, अब हमने ये सीख लेना है। न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल किस टाइप से आ सकते हैं और किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, ये वाला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे उनको अप्लाई करना हमने सीखना है। जो भी कंसेप्ट आपने अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हाँ सर इस तरीके से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सारे टेक्निक आपने सीखने हैं। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पहले पढ़ेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से समझना होता है, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आराम से लिखना होता है, पहले फिर सोचना होता है कि क्या फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है, क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और जल्दी से अपनी कैलकुलेशन बनानी होती है। पढ़ ले, फिर जल्दी से फटाक से पढ़ ले, फिर कम ऑन। सो हियर वी गो एंड उसने बोला व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm ओके इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल द करंट इज 0.5 एम्पियर। ओके, एक सेल है आपके पास, सपोज करो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा R और इसका EMF कुछ होगा E, और इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया, सिंपली ऐसे बोला उसने। तो रेजिस्टेंस है 2 ohm, ये है आपका 2 ohm, और सेल का जो EMF है वो आपको नहीं दे रखा है, करंट उसमें दे रखी है जरूर कि यहां से जो करंट निकलेगी और इसमें जब करंट जाएगी तो वो दे रखी है 0.5 एम्पियर आई थिंक, ठीक है बॉस। फिर उसने बोला व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ohm द करंट इज 0.25। अब वो बोल रहा है अगर ये रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल ये 2 की जगह 5 ohm हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ध्यान से, तो अगर इस रेजिस्टेंस को हम 5 ohm कर दे, दिस इज 5 ohm, तो जो EMF है वो नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन इससे जो करंट अब सप्लाई हो रही होगी वो पता है हमें 0.25 एम्पियर।
तो यार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। करंट पता है, ईएमएफ नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो बताओ इस सेल का ईएमएफ क्या है, ये जो सेल है इसका ईएमएफ क्या है, ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो भाई इजी है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी है, क्योंकि करंट दे रखी है और ये करंट दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी, इसमें से होकर इसमें भी जाएगी। तो करंट इक्वल टू, याद करो हम होती थी ईएमएफ ओवर नेट रेजिस्टेंस। तो करंट ईएमएफ कितना है नहीं पता, नेट रेजिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस, पहली कंडीशन में 2 प्लस आर, इसको आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 इक्वल टू, यू कैन राइट ई 2 प्लस आर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, लिख सकते हैं यार। सेकंड कंडीशन में वही सेम सेल किसी दूसरे रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है 5 ओम, उसको करंट सप्लाई कर रहा है, तो इसका ईएमएफ है ई और इसका नेट रेजिस्टेंस है 5 प्लस स्मॉल आर, और आई की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.25 दे रखी है, दैट इज ई ओवर 5 प्लस स्मॉल आर, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब अल्टीमेटली इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने ई की वैल्यू निकाल लेनी है, दो अननोन है यहाँ पे ई और आर, तो एक को निकालेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे एक किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आप वो क्लियरली देख पा रहे होंगे, इस वाली को या इस वाली को, किसी एक को यहाँ पे आपने किसी एक से किसी दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा 0.5 ओवर 0.25। जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म जो है डिवाइड करने पे, देखो मैं लिख ही देता हूं, e बाई 2 प्लस आर ओवर e बाई 5 प्लस आर, तो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5 प्लस आर ओवर 2 प्लस आर, क्लियरली नजर आ रहा है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का वो 0 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा केवल, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे आ गया 5 प्लस आर ओवर 2 प्लस आर, और इससे कैंसिल 2 हो जाएगा, सो यू कैन राइट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर, तो 4 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर इधर आएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो अगर आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछता है इस क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू आ गई 1 ओम, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लेकिन हमसे पूछा है ईएमएफ, किसी एक में पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो 0.5 इक्वल टू ई ओवर 2 प्लस 1, ठीक है, तो ई आपके पास आ गया 0.5 इंटू 3 एंड ई आपके पास आ गया 1.5 वोल्ट, मतलब ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है, ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है। तो इजी है यार, देखो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए, उसी के तरीके से आप क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, उड़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यार इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पूछ सकता है, या ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में, आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं होगा यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, ओके। तो अब जो मेन कंसेप्ट है ना, इसका जो मेन प्रॉब्लम्स है होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, उसी के क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने आ जाए, ओके। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, छोटा सा एक खोटा सा बन जाता है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है और कंसेप्ट अप्लाई करना नहीं आता है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए। तो देखो एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है जिसमें दो सेल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, 6 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, जो ए बी पॉइंट है ए और बी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो वही होगा यार, ठीक है ना, वही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बैटरी जो यहाँ पे लगाई गई है, देखो सेम पोलैरिटी है, इधर प्लस है इधर प्लस है, इधर माइनस टू माइनस कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको मान लेंगे हम E1 और इसको मान लेंगे हम R1, इसको मान लेंगे हम E2 और इसको मान लेंगे हम R2। तो अगर आप ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हो, ए बी के अक्रॉस कितना नेट इक्विवेलेंट है वही तो निकालना है हमने बेसिकली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकालना है, बेसिकली वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यानी जिसको हम लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरीके से लिखना है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ए और बी के अक्रॉस, यानी ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, तो दो सेल विद सेम पोलैरिटी है, तो मैंने बताया था E1 उसी का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, E2 उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसका इनका ईएमएफ का इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो E1 S का 3, उसका रेजिस्टेंस है 1, 6/2 ओवर 1/1 प्लस 1/2। तो ए बी आप निकल सकते हैं यहाँ पे 3 + 3 ओवर यहाँ पे आएगा 3/2 एंड दिस इज 6 इंटू 2/3 और ये कैंसिल 2। तो आप देख सकते हो वी ए बी की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट, आ गई कि नहीं।
यानी जो नेट ईएमएफ आ रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन का वो है, वही ए और बी के बीच में तो होगा। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं ए और बी के बीच में, तो ए यहाँ पे है, तो इन दोनों का ईएमएफ इक्विवेलेंट ये रहा, उसका रेजिस्टेंस ये रहा और ये बी पॉइंट है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में एक ही बैटरी है जिसका ई इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, दैट इज 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट होगा ए और बी का। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो पूछा गया तो नहीं पूछा गया तो नहीं निकालना है, पूछा गया तो ऑब्वियसली आपने उसको कैलकुलेट करना है। अगर आप निकालना चाहते हो तो दो है, दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 2, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 3। तो R इक्विवेलेंट दोस्तों आपके पास आ गया 2/3 इतना ओम, अगर निकालना है तो। क्योंकि यहाँ पे ए बी के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो मैंने वही निकाला है। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, तो कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ यू विल अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छे तरीके आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है, वो भी तो पता चल जाएगा। करें सॉल्व, यस कम ऑन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं क्या पूछा गया और क्या है क्वेश्चन की कहानी। ओके, तो देखो यार, सीधा सा यहाँ पे लिखा गया है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट आपके सामने है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, बट अल्टीमेटली पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो जो पूछा जाता है ना, सबसे पहले देख लो किन दो पॉइंट के बीच में पूछा जा रहा है। तो देखो आप, जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम अलग है, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें 3 सेल यूज हो रहे हैं और तीनों की पोलैरिटी सेम है। देखो प्लस इधर, प्लस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, माइनस इधर, माइनस। ऑल द सेल्स आर सेम पोलैरिटी एंड इनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इसको आप ईएमएफ E1 मान लेंगे, इसका ईएमएफ E2 मान लेंगे, और इसका ईएमएफ E3 मान लेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेंगे, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेंगे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो सेल तो यही है, बैटरीज तो यही है, एक तरीके से अगर देखा जाए सेल, तो इन्हीं का इक्विवेलेंट निकालेंगे, और ये जब इनका इक्विवेलेंट आएगा वो यहां से हटा के इन तीनों को, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे सर, देखो ए को हम यहीं पे रखेंगे, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, और यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक एक नया इक्विवेलेंट यहां पे बनेगा, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, और फिर इधर 10 ओम है। तो आप देख सकते हो सारे सीरीज में नहीं हो जाएंगे बाद में, 5 और ये 10 और ये आर इक्विवेलेंट और ये ई इक्विवेलेंट। लेकिन हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पूरे ब्रांच में केवल एक ही बैटरी, एक ही सेल होगा जिसका इक्विवेलेंट ई हम निकाल लेंगे, और वही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सब ऐड हो जाएंगे, तो सब सीरीज में है, तो एक ही ये मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल बी से कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल ए से है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच में, वो ई इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो आपने बस क्या करना है, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का ई इक्विवेलेंट निकाल लेना, बात खत्म। कैसे, चलो निकाल लो। E1/R1 E2/R2 प्लस E3/R3, क्योंकि 3 है ना, और डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो नो प्रॉब्लम, हो गया बॉस। तो वैल्यू पुट करो, देखो E1 1/1 प्लस ये है 2/1 प्लस ये है 3/1। ओके, इजी कैलकुलेशन, 1/1 1/1 1/1, क्योंकि सबके इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही तो है। तो जो नेट ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2 + 3 डिवाइड में 3, तो 5 6/3, ये कैंसिल, दैट इज 2 वोल्ट। तो ये आ रहा है 2 वोल्ट, चेक करें आप, ठीक है। सो दिस इज द 2 वोल्ट, ओके। तो बेसिकली ए और बी के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। एंड यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, इसको बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इस कंसेप्ट को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप कैसे यूज करने वाले हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ओके। बट हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको हर कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्व कराने वाला हूं, ऐसे मैंने आपसे वादा किया था, तो वादा निभाऊंगा, ठीक है। तो कम ऑन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा प्यारा सा सर्किट दे रखा है, इसमें दो सेल है, मतलब एक सेल ये है, ठीक है, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें सर्किट में इस पूरी जो आपके पास यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। तो दो बैटरी है यहाँ पे, 3 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसके साथ है वो अभी 1 है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी करंट आएगी वो करंट इसमें जाएगी, लेट्स सी,
2 ओम में। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको आप कैपिटल आर इस तरीके से मान सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट। तो करंट निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सेल है, दोनों पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ेगा और आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए आपको ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और आर इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट जा रही है, आर प्लस इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम, सो आर इक्विवेलेंट। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। उसके लिए आपको पता है जो पहला सेल है उसका ईएमएफ मान लो E1, इसको मान लो R1, और इसको मान लो E2, और इसको मान लो आप R2, इसको मान लो आप R2, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे E1 बाई R1 प्लस उसका EMF बाई R2। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स है, बैटरी की जो पोलैरिटी है वो सेम है कि नहीं है। अगर अपोजिट है तो जिस भी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है उसी को आपने माइनस साइन के साथ यूज करना है। ओवर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। नाउ यू कैन सी हियर, सो पहली बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, तो उसको एज इट इज रख लो 2 बाई 1 प्लस दूसरी बैटरी का देखो टर्मिनल चेंज हो गया, इसके प्लस से इसका माइनस कनेक्ट है तो ये रिवर्स हो गई, तो उसको आप -3 ले सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस भी 1 है इंटरनल, डिवाइड में 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1। तो ई इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3, ओके, एंड डिवाइड में 2, और इसका मतलब -1 बाई 2। तो नेट इक्विवेलेंट जो बैटरी का यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज आ रहा है दैट इज -1 बाई 2, 0.5 वोल्ट माइनस में, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके सर। अब आर इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट करना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है वो आप देख लो। तो मतलब ये बड़ी बैटरी है, छोटी बैटरी है, डोमिनेट करेगी इसको इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो करंट की जो डायरेक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 कितना है सर, 1 ही है, 1 + 1 दैट इज 1 बाई 2, ये आ गया, ठीक है। तो हम जब करंट निकालेंगे तो यू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आपके पास है, -1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। तो आप इसको 1 बाई 2 ले लेंगे, और आर की वैल्यू जो दे रखी है एक्सटर्नल वो 2 दे रखी है, प्लस आर इक्विवेलेंट आपका 1 बाई 2 आया है, आप देख सकते हैं। तो 1 बाई 2 ओवर ये आ जाएगा 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये बनेगा 1 बाई 5 एम्पियर। इतनी करंट इसमें फ्लो कर रही होगी, ठीक है, सर्किट में इतनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। 1 मिनट आप ध्यान से देखेंगे और सिचुएशन को हैंडल करेंगे, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये देखना है कि जो सेल के जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल, उसमें सारी बैटरीज, जितनी भी बैटरी उसमें यूज हो रही है वो सेम पोलैरिटी के साथ है या अपोजिट पोलैरिटी के साथ है। तो उसमें कोई भी एक सिंगल अगर सेल जो होगा वो एक अपोजिट पोलैरिटी के साथ होगा, उसी का ईएमएफ आप नेगेटिव लेके ही सॉल्व करने वाले हैं। समझ गए लॉजिक, ओके। तो आगे भी हम इस तरीके की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं आपको केवीएल वाले कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज ऑसम लेक्चर, उससे आपको बहुत क्लैरिटी होने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। हर टाइप के कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वहां पे, और डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस नंबर ऑफ मेथड्स का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारी टेक्निक में सिखाऊंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, कम ऑन। तो ये तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा ये कंसेप्ट है, और इस पे यूज्ड होने वाले जो न्यूमेरिकल हैं किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, इस कंसेप्ट का यूज होकर जो क्वेश्चंस आएंगे और आपने पहचानना कैसे, ये सब सीखते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब होता है सीरीज में भी बहुत सारे सेल्स होंगे और पैरेलल में भी होंगे। मतलब समझ रहे हो आप कैसे, देखो अगर मैंने एक ब्रांच ले ली जिसमें बहुत सारे सेल हैं, ऑल द सेल्स यू हैव टू कंसीडर आइडेंटिकल, ठीक है, आपने आइडेंटिकल मानना है सबको, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही इसमें बहुत सारे होंगे, n सेल्स होंगे एक में, ठीक है, आप देख सकते हो n नंबर ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। जैसे अगर मैं एक ब्रांच ये ले लूं, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, है कि नहीं, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, है ना, इस तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपने एक और बना लेनी है, मतलब ये तो बस आपने समझना है सिचुएशन। मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब होता है सीरीज भी और पैरेलल भी, बाकी तो आप समझदार हो बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे ये पूरा इक्विवेलेंट जो सेल यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे आपकी एनर्जी या करंट सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आर है, जिसमें हम करंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो करंट जा रही होगी, जो यहां से आ रही होगी, ठीक है, वो करंट निकाली जा सकती है। और हर सेल का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है। एक सेल ये रहा, सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर एक का ईएमएफ सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, ऐसे मान के चलो यार, इसका जो रेजिस्टेंस होगा आइडेंटिकल है, ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल। तो इस ब्रांच में अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं,
ठीक है ना। और ये सारे के सारे इस वाली पर्टिकुलर ब्रांच में क्या है, सीरीज में है, वैसे ही सारे सीरीज में है, वैसे ही सारे सीरीज में, और ये ब्रांच पैरेलल में। तो कितनी रोज यहाँ पे हो सकती है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, तो ये रो 1 है एंड दिस इज द रो 2 एंड दिस इज रो 3, ऐसे इसमें बहुत सारी रो हो सकती है। तो m नंबर ऑफ रोज मान लो, m रोज मान लो आप यहाँ पे। लेट्स सी पैरेलल में जो ये ब्रांचेस कनेक्ट है, जो रोज कनेक्ट है, ये m नंबर ऑफ रोज है, यानी जो नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे पैरेलल में उनको हम m बोलेंगे, जो नंबर ऑफ सेल है एक रो में उसको हम n बोलेंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे है और ईच सेल का EMF E है, तो क्लियर है। तो अब आपसे पूछेगा बताओ यहां से जो करंट निकलेगी इस पूरे कॉम्बिनेशन का, जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी, आप उसको कैसे लिख सकते हो, देखो मैं यहां पे बना रहा हूं। तो इन सब का जो इक्विवेलेंट आएगा सबकी वजह से, वो तो कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा, और ये किसको करंट सप्लाई करेगा, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहां पे इनका R इक्विवेलेंट चाहिए हमें और इनका E इक्विवेलेंट चाहिए, और इसमें R में जो करंट जाएगी वो चाहिए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द E इक्विवेलेंट एज वेल एज द R इक्विवेलेंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यार, हमें पता है ये ब्रांच अगर मैं देखूं यहां से लेके A से लेके B तक, तो इसका जो भी नेट पोटेंशियल होगा, इसमें सारे E सेम है, R सेम है, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो E इक्विवेलेंट होगा वो होगा एक का E है और N तक है, ये N सेल है, N नंबर ऑफ सेल्स है, सब सेम है क्योंकि सीरीज में सब ऐड हो जाते हैं। तो N टाइम्स ऑफ किसी एक ले लो, जैसे 10 है तो 10 E हो जाएगा, एक का E है तो 10 जो सेल सीरीज में होंगे 10 E हो जाएगा, N है तो N ही ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और आपको पता है ये ब्रांच अगर मैं इसको ले लूं CD, ठीक है, और इसको ले ले EF, ओके, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं, ऑल दीज ब्रांचेज आर इन पैरेलल, सो दैट्स व्हाई हमें पता है कि पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो डिफरेंस होता है इनके अक्रॉस, वो तो सेम ही रहता है। तो मतलब एक में जो होगा NE वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, है कि नहीं, है ना। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इक्विवेलेंट जो आपका टोटल यहाँ पे E इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है दैट इज NE। नंबर ऑफ रोज कितनी है, M रोज है, नो प्रॉब्लम, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आपने दिमाग में रखनी है कि जो E इक्विवेलेंट है वो तो NE ही होगा, ठीक है जी, NE ही होगा। एंड अब क्या करना है सर, अब आपने R इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो चूंकि पहली वाली ब्रांच को देखो, पहली रो को देखो, केवल इस वाली को, इसमें R है, तो अगर मैं इस वाली का केवल R इक्विवेलेंट निकालूं, इस वाली का, तो हमें पता है इस वाली का R इक्विवेलेंट क्या होगा सर, इस वाली का R इक्विवेलेंट होगा क्योंकि सीरीज में सारे ऐड हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन N तक, तो N टाइम्स ऑफ R हो जाएगा एक का। और ये भी सेम NR, ये भी सेम, और ये सब पैरेलल में है। देखो ना, इस पूरी में NR है तो इस पूरी में भी NR होगा, इस पूरी में भी NR होगा, एंड सो ऑन, M रोज है, इसमें M तक जाएगा। तो जब आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे, है ना, तो पैरेलल में निकालेंगे R इक्विवेलेंट, वो आएगा 1 बाई पहले में भी NR, दूसरे में भी NR, प्लस तीसरे में भी NR, एंड सो ऑन, M टाइम्स तक ये जाएगा। तो जब आप R इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट करेंगे चांदे मेरे, तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसकी वैल्यू आप जब इसको यहां से सॉल्व करके निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा, दिस इज व्हाट, NR बाय M, ये आएगा R इक्विवेलेंट निकल के आपका। इसको आपने याद रखना है, मतलब R इक्विवेलेंट जो आएगा टोटल इस मिक्स्ड ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन में, जब R इक्विवेलेंट की पूछेगा ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू पूछेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो N टाइम्स ऑफ R ओवर M, बस ये ध्यान रखना। ये मेन फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, जिन पे आपका दिल और दिमाग फोकस होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल न्यूमेरिकल होने वाले हैं। N नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने सेल्स यूज हो रहे हैं, M नंबर ऑफ रोज है, अगर एक सेल में एक रो में N है टोटल सेल, तो M रो में कितने होंगे, तो अगर वो भी पूछ ले, टोटल सेल्स की बात करें अगर, तो ये भी पता होना चाहिए टोटल सेल्स कितने होंगे, टोटल पूछ रहा हूं मैं, एक रो में कितने हैं, N सेल है N, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी रो है, कितनी है M, तो टोटल निकालने के लिए M का मल्टीप्लाई कर दो N से, तो ये हो जाएगा M इंटू N, यानी MN होंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल सेल्स होंगे, है ना, टोटल जो सेल आपके पास आएंगे कितने यूज हो रहे हैं, तो वो निकाल सकते हो आप M इंटू N से। एक में N है, टोटल रो आपकी M है, तो सब में काउंट हो गया ना, 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। तो बस M नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देना सेल्स के नंबर में, तो टोटल सेल्स का पता चल जाता है। सिंपल है लॉजिक, ठीक है सर, ओके। अब क्या करना है, अब आपको पता है ये टोटल इक्विवेलेंट आ गया, ये भी आ गया, तो इसमें से जो करंट जा रही है ये आई, वो इसमें भी जाएगी और यही करंट सेम इसमें भी जाएगी। तो भाई अगर करंट निकालनी है ना, अगर करंट निकालनी है तो करंट होती है टोटल EMF कितना है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है।
तो आप देख सकते हो टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे बॉस, टोटल ईएमएफ निकाल चुकी हो NE, तो NE डिवाइड में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस, तो R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो NE ओवर R प्लस NR ओवर M, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप करंट भी निकाल सकते हो। मेन फॉर्मूला दिस वन एंड दिस वन, बाकी ये तो आप देख लेंगे, करंट तो फिर निकल ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो पहले तो आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, किस तरीके से इनका एप्लीकेशन करना है, न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकते हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब सिखाने वाला हूं। पहले तो आप फोकस करो कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, टोटल E कितना होगा, टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा, कौन से आर इक्विवेलेंट, एक्सटर्नल को मैंने टोटल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकाल सकते हो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी हेल्प से इस पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। एंजॉय करना, मस्त तरीके से सॉल्व करना, जाके PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ओके ओके, ये प्यारा सा एक कंसेप्ट है, जल्दी से इसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसकी डिस्कशन कर लेता हूं जब हम इलेक्ट्रिकल पावर के कंसेप्ट की बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे भी इसका यूज होने वाला है। तो दैट्स व्हाई यहीं पे बता देता हूं, लॉजिक एक ही रहेगा, सेम रहेगा, फंडा एक जैसा ही रहने वाला है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका यूज करना सीख जाएंगे, तो आगे भी आपको हेल्प मिलने वाली है। सो डोंट वरी, ओके। तो अभी मैंने क्या बोला कि देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई बैटरी किसी पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहती है, वो किस कंडीशन में कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट की बात करें कि मैक्सिमम करंट वो वहां पे सप्लाई कर रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है, इन 2 वर्ड्स की वो अगर बात करेगा क्वेश्चंस में, है ना। तो कैसे, देखो अब मिक्स्ड ग्रुपिंग की मैं बात कर रहा तो वहीं पे इसको अप्लाई करना आपको सिखा देता हूं। तो सपोज करो मैंने अभी एक सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, तो इसका R इक्विवेलेंट हमने निकाला था, ये E इक्विवेलेंट हमने निकाला था, और ये टोटल रेजिस्टेंस R था, और यहां से जो करंट जा रही थी। तो ये बोल रहा है कि ये जो सेल है ये कितनी मैक्सिमम पावर इसको सप्लाई कर सकता है रेजिस्टेंस को, या कितनी मैक्सिमम करंट इसको सप्लाई कर सकता है। तो अगर मैक्सिमम करंट ये सेल इसको सप्लाई करना चाहता है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, वो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर, अगर वो बोले मैक्सिमम पावर, ठीक है, और करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट की बात करें या तो पावर की या करंट की बात करें, है ना, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करने की बात करें किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस सेल का जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा, इस सेल का जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, R, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ध्यान से समझना भाई मैं क्या कह रहा हूं, मतलब आप लिख सकते हो टोटल इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सर्किट मस्ट बी ऑफ सेल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है सर्किट में एक रेजिस्टेंस ना होकर बहुत सारे हो, तो उनका टोटल निकालना पड़ेगा आपको, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। समझ गए, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, पूछी भी जा सकती है, क्वेश्चन में पूछी भी जाती है कि अगर कोई सेल, कोई बैटरी किसी सर्किट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है, करंट ट्रांसफर कर रही है, तो उस कंडीशन में उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, तो उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। बस ये पॉइंट याद रख लेना, मजा आ जाएगा बॉस। मतलब इस मिक्स्ड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, दिस मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और ये आया था NR ओवर M, यही आया था ना मिक्स्ड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन भी आप, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही है, और N इज द नंबर ऑफ सेल्स, M इज द नंबर ऑफ रोज, एंड R इज द एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी आपने याद रखना है। अब हमने सारे नॉर्मली कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं होगी। अब हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपने उनको हैंडल करना है ऑसम तरीके से। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आप देख लो एक बार, आप इसको रीड कर लो,
जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से उसमें, और उसको समझ लेना चाहिए, उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, इन द सेंस उसमें गिवन जो डेटा है उसको लिखना होता है बढ़िया तरीके से, फिर उसमें जो पूछा गया है उसको लिखना होता है, फिर उसकी जो कंडीशन है कि किस कंडीशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा है उसको समझना होता है, तो मजा आ जाएगा, फिर तो हम बचा डालेंगे, फिर तो हम सॉल्व कर डालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो होप सो आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे होंगे। तो देखो क्वेश्चन में पढ़ने से क्या पता चल रहा है, उसने बोला 100 सेल्स ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट, यानी जो टोटल सेल्स हैं आपके पास वो दे रखे हैं, इसमें जो भी कॉम्बिनेशन होगा टोटल सेल्स हैं 100, और जब टोटल सेल्स की बात करता है तो उसको हम लिखते हैं m इंटू n, लिखते हैं ना, ध्यान से समझना, m इंटू n ही लिखूंगा ना मैं इसको, टोटल सेल है भाई, टोटल सेल कैसे पता चलेगा, एक रो में अगर नंबर ऑफ सेल्स हैं n, तो टोटल जो रोज यहाँ पे होंगी मिक्स्ड ग्रुपिंग में m इंटू n करना पड़ेगा ना आपको, 100 है, टोटल दे रखे हैं 100, और हर एक सेल का जो EMF है वो दे रखा है आपको 5 वोल्ट, ईच का EMF जो दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, नो प्रॉब्लम, इंटरनल आप देख लेंगे यहाँ पे, आप सॉल्व कर सकते हो तो आप भी सॉल्व करो, मैं डाटा लिख रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। फिर उसने बोला प्रोड्यूस अ मैक्सिमम करंट, ओ हो अच्छा, इसी में कंसेप्ट यूज हो गया, देखो है ना, उसने बोला दे आर अरेंज्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट इन 25 ओम रेजिस्टेंस, मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 25 ओम, ठीक है, इसमें जो करंट सप्लाई हो रही होगी दैट मस्ट बी मैक्सिमम, और याद करो अगर इसमें वो मैक्सिमम करंट सप्लाई करना जा रहा है, प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना, ये वाली कंडीशन यहाँ जरूर यूज होने वाली है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ईच रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, ये भी बता दिया उसने कि हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है सर। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो बताओ वहां पे कितनी नंबर ऑफ रोज होने वाली हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके का सवाल है, क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे इसमें सिस्टम बनाए गए होंगे, हमें नहीं पता बट कितनी है, ठीक है। इसमें जो भी सेल्स इसमें है, सपोज करो n सेल्स हैं, सब में सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी इमेजिन कर लो, ऐसे ही इसमें भी इमेजिन कर लो, ऐसे ही इसमें भी इमेजिन कर लो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमें नहीं पता, सपोज करो इसमें n सेल है पहली वाली में, दूसरी वाले में भी n होंगे, इसमें भी n होंगे, और ये रो 1 है, रो 1, ये रो 2, ये रो 3, और कहीं ना कहीं ऐसे ही बहुत सारे m रो होंगे यहाँ पे, m रोज, और उनसे कहीं पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया होगा, समझ गए। और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यहाँ से जो करंट आएगी उसको बोल रहा है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताओ इस कंडीशन में कितने रो यहाँ पे होंगे, वो अननोन है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से कैसे कर सकते हो, m यहां से आ जाएगा अगर n पता चल जाए, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करा रहा है, तो वो कब होगी मैक्सिमम करंट, जब r एक्सटर्नल r इंटरनल के इक्वल होगा। r एक्सटर्नल दे रखा है 25, और r इंटरनल जो होता है वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, हमें पता है r इक्वलेंट होता है हमारा nr ओवर m, ठीक है, तो ये आएगा nr, एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 और ओवर m, तो m की वैल्यू आपने निकाल ली n/25, ये m की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो n/25 इंटू n इक्वल टू हो गया 100, तो n स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, 100 इसको आप लिख सकते हो 50 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ गई 50। अगर नंबर ऑफ सेल्स पूछेगा ना वो एक रो में वो 50 है, ठीक है, एक रो में कितने हैं वो 50 है, तो अगर टोटल 100 है तो 2 ही रो होंगी सीधी सी बात है। तो n अगर 50 है तो देखो m यहां से कितना आएगा, तो दिस इज 50/25, तो m इक्वल टू 2, तो 2 ही रो होंगी ना, क्योंकि एक में अगर 25 सेल है तो दूसरे में 25 होंगे, तभी तो एक में अगर 50 है तो दूसरी में भी 50 होंगे, तभी तो टोटल 100 होंगे। तो ये तो बिना सॉल्व करे भी पता चल रहा था n निकलते ही, ठीक है। तो अगर एक रो में 50 सेल है तो 2 रो होनी चाहिए, तभी तो 100 होंगे, तो m की वैल्यू मस्ट बी 2, तो देयर इज 2 रोज होनी चाहिए यहाँ पे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बट इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लैंग्वेज को कैसे समझना है, कैसे कंसेप्ट को यूज करना है, देन आफ्टर उसका यूज करके कैसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बढ़िया प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, सारे सेल का EMF सेम रहेगा, इंटरनेशनल सेम रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल है। उसने बोला 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 5 रो हैं, मतलब m की वैल्यू दे दी, लिख लो, जो दिया है लिख लो, मजा आ जाएगा ना। 5 रोज हैं वहां पे, तो और नंबर ऑफ रो कितनी, उनको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इन पैरेलल एंड ईच रो कंटेन्स 10 नंबर ऑफ सेल, हर रो में नंबर ऑफ सेल 10 है, तो ये आ गया n की वैल्यू।
ठीक है, ये आ गया। अगर आप बताना चाहते हो टोटल कितने सेल है तो 5 इंटू 10 कर दो, 50 है टोटल। 5 रो हैं और हर रो में 10 सेल्स हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया। मेरी कोई गलती नहीं है, जैसे वो बोल रहा है मैं वैसे लिख रहा हूं। ओके, तो बोल रहा है कि दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स ए करंट आई थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो भी है ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम, उसको करंट सप्लाई कर रहा है। भाई ये तो हो ही रहा था जो हमने पढ़ा था, ऑब्वियस है। ठीक है, इफ द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1.5 एंड 1 ओम, यानी ईएमएफ हर सेल का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, जैसे हम सेल बनाते हैं ना ऐसे, तो हर सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो ऐसे आप इमेजिन करके चलेंगे जो बोला है उसने। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो बताओ इसमें कितनी करंट सप्लाई कर रहा होगा ये पूरा इक्विवेलेंट जो भी होगा। नेट करंट निकालनी है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ये तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं। आई इज इक्वल टू पहले ई इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, डिवाइड में नेट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और आपका ये नंबर ऑफ सेल्स भी यहाँ पे गिवन है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी गिवन है, मतलब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे स्मॉल आर का इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये सब हमें पता है। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, एन टाइम्स ऑफ ई, फॉर्मूला बताया था मैंने। एक सेल का ईएमएफ अगर ई है तो एन नंबर ऑफ सेल्स एक रो में है, तो n से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और R इक्विवेलेंट जो होता है ना, चूंकि यहाँ पे 5 रोज है, R इक्विवेलेंट कितना होगा कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से N R ओवर M वाले फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो आप लिखने वाले हो N R ओवर दैट इज M एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू। ओके, व्हाटएवर द वैल्यूज आर गिवन। तो यहाँ पे क्या गिवन है सर, N की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 10, so this is 10, okay, and E is the EMF of one cell, this is 1.5, okay, and divide में this is our external resistance that is 20 plus this is N कितना है सर, that is 10, और small r की वैल्यू कितनी है सर 1, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 5, तो हो गया यार देखो, तो ये आ गया 15 and this is 2, okay, and ये हो जाएगा 22। तो इतनी एम्पियर करंट ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहा होगा। इससे आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 को 22 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा। ओके, सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे सीख लिए हैं, अच्छे से एप्लीकेशन करना भी सीख लिया है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, जिसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन को मान सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मान सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया, एंड पैरेलल दैट इज ऑसम कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, और ये मिक्स्ड ग्रुपिंग, इस पे क्वेश्चन आए तो आप फोड़ के आ जाना, मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है, फिर भी कोई कंफ्यूज होगा तो बता देना बिना शर्माए। ठीक है, क्वेश्चन जरूर कर लेना अच्छे से। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।